हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को जरा ऊंचा चिन दिया। पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हल से इस निशान से उस निशान तक एक हदबंदी खींच देंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़ा चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले जहां से चले थे वहां आ पहुंचना। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी जानी अनजानी के 25वें एपिसोड में। जी हाँ, और आप सबके प्यार और प्रोत्साहन से ही ये हो पाया है, तो आपका तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया। अब जब बात आप सब द्वारा दिए प्यार और प्रोत्साहन की है, तो 25वें एपिसोड को क्यों ना आपकी ही पसंद के कहानी से खूबसूरत बनाया जाए। आज हम पढ़ेंगे आप में से ही एक हमें सुनने वाले अमन जी की गुजारिश की कहानी, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी हाउ मच लैंड अ मैन नीड्स का हिंदी रूपांतरण कितनी जमीन, जिसका अनुवाद किया है जैनेन्द्र कुमार जी ने। लियो टॉल्स्टॉय की इस कहानी से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने इसका अनुवाद गुजराती में भी किया था। अब फरमाइश आपकी हो और हम उसे पूरा ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता, और उसे पूरा करने का इससे बेहतर मौका हमें मिल नहीं सकता। कहानी लंबी होने के कारण हम कहानी का आंशिक हिस्सा पेश करेंगे, लेकिन फिर भी आप कहानी का पूरा आनंद ले पाएंगे। कहानी को विस्तार में आप हमारे शो नोट्स में दिए गए लिंक से पढ़ सकते हैं। 25वीं एपिसोड की खुशी में हम कुछ और भी खास ला रहे हैं आपके लिए। चर्चा गंज, ये एक नया YouTube वीडियो सीरीज होगा जिस पर होगी बहुत सारी बातें कई जाने माने हस्तियों के साथ। अब चर्चा गंज के 21 अक्टूबर के पहले एपिसोड में हम किसके साथ चर्चा करेंगे, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड के अंत तक। चलिए वापस कहानी पर आते हैं। लियो टॉल्स्टॉय जी एक रूसी लेखक थे। 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक हैं। इन्हें 1902 से 1906 के बीच कई बार नोबेल प्राइज इन लिटरेचर और नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित किया गया। इनकी 2 रचनाएं वॉर एंड पीस तथा एना करेनिना से ये विश्व विख्यात साहित्यकार बन गए। इनके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com के शो नोट्स विजिट करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। कितनी जमीन, लियो टॉल्स्टॉय। 2 बहनें थी। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी देहात में किसान के घर ब्याही थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहां आना हुआ। निबट कर दोनों जनी बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। हा, देखो कैसे आराम से हम रहते हैं। फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद की खाने पीने की चीजें और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी को बात लग गई। कहा, मैं तो अपनी जिंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी ना करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहां आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज वह सब हवा भी हो सकती है जीजी। कहावत है कि हानि लाभ दोई जुड़वा भाई। अक्सर होता है कि आज तो अमीर है, कल वही टुकड़े के मोहताज है। पर हमारे गांव के जीवन में यह जोखिम नहीं है। किसानी जीवन फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार ना कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कभी भी कमी ना होगी। घर का मालिक दीना ओसारे में पड़ा औरतों की यह बात सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है,
बचपन से मां धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती। बस है तो मुश्किल एक, वह यह कि हमारे पास जमीन काफी नहीं है। जमीन खूब हो तो मुझे किसी का परवाह न रहे, चाहे शैतान ही क्यों ना हो। वही कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। वह खुश था किसान की बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी को डींग पर चढ़ा दिया। देखो ना, कहता था कि जमीन खूब हो तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत, यही फैसला सही। मैं तुमको काफी जमीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चंगुल में होते हो कि नहीं। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक सौदागर उधर से गुजरता हुआ उसके घर आया। उससे दीना की बातचीत जो हुई तो सौदागर ने कहा कि मैं नर्मदा नदी के उस पार से चला आ रहा हूं। वहां 1500 एकड़ उम्दा जमीन कुल 500 रुपए में मैंने खरीदी थी। वहां जमीन बहुत उम्दा है। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहां तंग सकड़ी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूं, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहां की जमीन घर बार बेच बाच कर नकदी बना वहीं क्यों ना पहुंचूं और नए सिरे से शुरू करके देखूं। वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की। बीवी को कहा कि घर देखना भालना और खुद एक आदमी साथ ले यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहर कर यहां से चाय के डिब्बे, शराब और इसी तरह के और उपहार की चीजें जो सौदागर ने बताई थी ले ली। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते आखिर 7वें रोज वहां पहुंचे जहां से कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषिए की मार्फत दीना ने बताया कि मैं जमीन के खातिर आया हूं। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आव भगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। वहां कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घिस कर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी और दारू भी। उसकी मेहमानी में बढ़ बढ़कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांटी। कोल लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में हुए अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषिए से कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिए ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। हमारे यहां का कायदा है कि मेहमान की खातिर जो हमसे बन सके करे। आपकी कृपा के हम कृतज्ञ हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज है जो आपको सबसे पसंद है, ताकि हम उससे आपकी खातिर कर सके। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हूं वह आपकी जमीन है। हमारे यहां जमीन की कमी है और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं होती, लेकिन यहां उसका कोई पार नहीं है और वह जमीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहां जैसी धरती दूसरी देखी नहीं। दुभाषिए ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। यह बातचीत चल रही थी कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने वहां आ पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिए ने कहा कि यही हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की।
सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। बैठते ही कोल लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी जमीन चाहे चुन लो, हमारे यहां उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मनचाही जितनी जमीन कैसे ले सकता हूं? पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए। नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे भी ले सकते हैं। प्रकट में उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूं। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए। लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है और यह कि वह मेरा ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा फिर मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ में है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग तो मुझे यह देते हैं, पर हो सकता है कि आपके पीछे आपकी औलाद उसी को वापस ले लेना चाहे, तब? सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, जमीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी। दीना ने कहा, सुना है यहां एक सौदागर आया था, उसको भी आपने जमीन दी थी और उसे बाबत कागज पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूं कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हां जरूर, ये तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहां एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्का कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, 1 दिन का 1000 रुपया। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का हिसाब यह कैसा है? यह बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचता है। जितनी जमीन 1 दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है ही दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया, कहा, 1 दिन में तो बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह ना आ गए जहां से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस जगह से चला था? क्यों, हम सब साथ चलेंगे और जहां तुम ठहरने को कहोगे ठहरे रहेंगे। उस जगह से शुरू करना और वहीं लौट आना। 7 फावड़ा ले लेना, जहां जरूरी समझो निशान लगा दिया। हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को जरा ऊंचा चिन दिया। पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हल से इस निशान से उस निशान तक एक हदबंदी खींच देंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़ा चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले जहां से चले थे वहां आ पहुंचना। जितनी जमीन तुम इस तरह नाप लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते करते रात हो गई। दीना के लिए उन्होंने खूब आराम का परों का बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि पौ फटने से पहले ही वे आ जाएंगे, ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम पर पहुंच जाया जाए। दीना अपने परों के बिस्तर पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद न आई। रह रहकर वह जमीन के बारे में सोचने लगता था। चलकर मैं कितनी जमीन नाप डालूं, कुछ ठिकाना है? 1 दिन में
35 मील तो आसानी से कर ही लूंगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 35 मील, कितनी जमीन उसमें आ जाएगी। उसमें से घटिया वाली तो बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वहां अपना फार्म बनाऊंगा। 2 दर्जन तो बैल फिलहाल काफी होंगे, 2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ में तो काश्त करूंगा, बाकी चर्राई के लिए। दीना रात भर पड़ा जमीन आसमान के कुलाबे मिलाता रहा। देर रात कहीं थोड़ी नींद आई। आंखें झपी होगी कि किसी के बाहर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज उसके कानों में आई। अचरज हुआ कि यह कौन हो सकता है। उठकर बाहर आकर देखा कि कोल लोगों का वह सरदार ही बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा है। हंसी के मारे अपना पेट पकड़कर रखा है। पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? लेकिन अभी पूछ पाया नहीं था कि देखता क्या है कि वहां सरदार तो है ही नहीं, बल्कि वह सौदागर बैठा है जो अभी कुछ दिन पहले उसे अपने देश में मिला था और जिसने इस जमीन की बात बताई थी। तब दीना उससे पूछने को हुआ कि यहां तुम कैसे हो और कब आए, लेकिन देखा तो वह सौदागर भी नहीं था, बल्कि खुद शैतान है जिसके खुर हैं और सींग है। वही वहां बैठा ठहाके मारकर हंस रहा है। सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है, नंगे पैर, बदन पर बस एक कुर्ता धोती। जमीन पर वह आदमी आधे मुंह बेहाल पड़ा है। दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा कि ऐसा पड़ा हुआ आदमी कौन है और कैसा। देखता क्या है कि वह आदमी दूसरा कोई नहीं, खुद दीना ही है और उसकी जान निकल चुकी है। यह देखकर मारे डर के वह घबरा गया। इतने में ही उसकी आंख खुल गई। उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियात बातें देख लेता है। हाँ, यह सोचकर मुंह दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा, समय हो गया, उन्हें अब जगा देना चाहिए, चलने में देर ठीक नहीं। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद कोल लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा, हाँ, सवेरा हो गया है, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। कोल लोग सब उठे और इकट्ठे हुए। सरदार भी आ गए। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसने कहा, अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया है। कोल तैयार हुए और सब चल पड़े, कुछ घोड़े पर, कुछ गाड़ी में। दीना नौकर के साथ अपनी छोटी बहली में सवार था। फावड़ा उसने साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुंचे, तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़ों से सब उतर आए और एक जगह जमा हुए। सरदार ने फिर आगे जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहां तक ये सब आंख जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हथेली की तरह हमवार और मुलायम, काली ऐसी कि बिनौला, और जहां कहीं जरा निचान था वहां छाती छाती जितनी तरह तरह की हरियाली छाई थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहां से चलो और यहां आ जाओ, जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर निक्कर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्तीनें चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया। आदमी से फावड़ा लिया
और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा। पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चला चलूं। एक बार पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई और धरती के किनारे सूरज के मुंह चमकाने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। सूरज की पहली किरण का उनकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाल खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह न धीमा चला न तेज। 1001 गज चलने पर वह ठहरा। वहां एक गड्ढा किया और घास ऊंची चीन दी कि आसानी से दिख सके। फिर आगे बढ़ा। उसे बढ़ने में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे और गाड़ी के पहिए के आरे तक चमकते दिखते थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर से बास्केट उतारकर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने की भी सोची जाती। एक पहर तो बीत गया, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं। अभी जल्दी है, लेकिन जूते उतार डालूं। यह सोच उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खांस लिए और बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा, अभी 3-1 मील तो और भी चला चलूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से बढ़कर एक मिलती है। कुछ देर वह सीधा बढ़ा चला। फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे और वहां धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख रहा था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफी बढ़ आया हूं, अब लौटना चाहिए। पसीना बेहद आ रहा था और प्यास भी लग रही थी। यहां ठहर कर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास का ढेर चीन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। चलता चला गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया। रोटी निकालकर खाई और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं नींद ना आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ फिर आगे बढ़ चला। पहले तो चलना आसान हुआ। खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली और आंखों में उसके ऊंघ सी आने लगी। तो भी वह चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी 2 घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह भी उसने काफी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी। यहां सनी की बाड़ी ऐसी उगेगी कि क्या कहना। यह सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। जो टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कपकपी के घुंकारे में से वह टेकड़ी की जगह मुश्किल से चिन्ह पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये 2 बाजुएं मैंने ज्यादा नाप डाली है, अब इधर कुछ कम ही रहने दूं। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि थोड़ा जाने भी दो। मेरी जमीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधे लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे,
इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है? यह सोच दीना ने वहां तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ी की तरफ मुंह कर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सीध बांधकर वह टेकड़ी की तरफ चला, लेकिन अब चलते मुश्किल होती थी। धूप उसका सत ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छील गए थे और टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था? सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। सूरज किसी की बाट देखता बैठा नहीं रहता। वह पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में सोच होने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त तक न पहुंचा तो? उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। बढ़ा चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी। यह देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की। बस साथ में निशान लगाने के लिए वह हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोचा कि मैं क्या करूं? मैंने बिसात से बाहर चीज हथियानी चाहिए। उसमें बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? इस सोच और डर के कारण वह और हांफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लुहार की धौंकनी की तरह चल उठी। दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही ना हो जाए। हाल यह था, पर रुक वह नहीं सका। इतना भाग कर भी अगर मैं जब रुकूंगा तो वे सब लोग मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए उसने दौड़ना न छोड़ा। दौड़े ही गया, दौड़े ही गया। आगे कोल लोगों की आवाज सुन पड़ती थी। वे उसको जोर जोर से कहकर बुला रहे थे। इन आवाजों पर उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेट कर दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लड्डू सा लाल दिख रहा था। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए कोल लोग उसे सामने दिखाई देते थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया। वह पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को सपने की याद आ गई। उसने सोचा कि हाय, जमीन तो काफी नाप डाली, लेकिन क्या ईश्वर मुझे उसको भोगने के लिए बचने देगा? मेरी जान तो नहीं दिखती है। मैं मुकाम तक अब नहीं पहुंच सकूंगा। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची खुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा। कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगे साथ न देती हो। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। उसने ऊपर देखा। सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे सुन पड़ा कि लोग टेकड़ी पर खड़े हैं और उन्हें सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, अगरचे मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंदकर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वहीं पेट पकड़े हंसे जा रहा था। दीना को फिर अपना सपना याद आया और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल
आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक आ पहुंचे। खूब खूब, सरदार ने कहा। देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। को लोग दया से और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुछ 2 गज 6 फुट जमीन उसे काफी हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और हमारा 25वां एपिसोड? इंसान की ख्वाहिश और ज़रूरत के सही मायने समझाती है ये कहानी। क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप कहानी जानी अनजानी पर सुनना चाहते हैं? तो बस हमें आज ही लिख भेजिए hello@piyushagarwal.com पर। रुकिए, अभी 25वां एपिसोड का जश्न समाप्त नहीं हुआ। जैसा कि हमने एपिसोड की शुरुआत में बताया, हम ला रहे हैं नया यूट्यूब सीरीज चर्चागंज। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ जाने माने चेहरों से खुल के चर्चा की जाए और उन बातों को बिना छाने अनफिल्टर्ड आप तक लाया जाए। और चर्चागंज के हमारे पहले मेहमान हैं जाने माने लेखक दिव्य प्रकाश दुबे जी, जिनसे मैंने खूब सारी बातें की और कुछ राज भी खोलने की कोशिश की। अब बातचीत क्या हुई उसके लिए आप देखें चर्चागंज हमारे FB पेज या YouTube चैनल पर बुधवार 21 अक्टूबर को, और बताएं हमें कि कैसी लगी आपको हमारी बातचीत उनके साथ। इसी नोट पर आपसे विदा लेता हूं। हमें YouTube और Facebook पर सब्सक्राइब करें और अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा और एडिट किया है प्रीतेश भंडारी ने। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।